हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। कल वाली क्लास में मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया था और बताया था कि आज की क्लास से सीधे ताबड़तोड़ बैटिंग होगी, कोई बात नहीं होगी, सीधे मुद्दे पर आएंगे और क्लास को स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या पैरामीटर मैटर्स करते हैं, उन पर आने से पहले यह तो समझ लें कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे इकोनॉमी की, कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है और इसमें कौन कौन सी चीजें लाए करती हैं, मतलब कहने का किन किन चीजों की वजह से अर्थव्यवस्था मैटर करती है, कितने प्रकार होते हैं, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो यह देख ले कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो इसको समझिएगा, अर्थव्यवस्था एक तरीके की ऐसी स्टडी है जिसमें यह समझा जाता है कि व्यक्ति, व्यवसाय और सरकारें सीमित संसाधनों का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग के लिए कैसे करती हैं। इस डेफिनेशन में आपको तीन वर्ड्स का ध्यान रखना है। किन तीन वर्डों का? एक तो प्रोडक्शन का, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का और तीसरा कंजम्पशन का। चाहे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था हो, या फिर आपके घर की अर्थव्यवस्था ही क्यों ना हो, और या फिर आपकी पॉकेट की ही अर्थव्यवस्था क्यों ना हो, मैंने जो बोला उस पर गौर करिएगा। मैंने कहा अर्थव्यवस्था एक देश की होती है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, सिक्किम, आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये सब भारत के राज्य हैं। हर एक राज्य की भी अपनी अर्थव्यवस्था है। अब राज्य के भी अंदर आ जाएं तो हर एक फैमिली की अपनी अर्थव्यवस्था है। आप ये बताइए, आपकी फैमिली के अंदर भी अपनी एक इकोनॉमी है ना। आपके पापा मम्मी कमाकर कुछ पैसा लाते हैं, उसके बाद उससे खर्च किया जाता है, कुछ पैसा बचता है, ये सब अर्थव्यवस्था का हिस्सा है ना। और सिमिलरली आपकी अपनी भी एक अर्थव्यवस्था है, भले ही वो बड़ी छोटी सी क्यों ना हो, कि आपकी पॉकेट में कितने पैसे आ रहे हैं और आप उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। तो ओवरऑल इकोनॉमी कोई भी हो, मैं कहता हूं उसमें ये तीन चीजें मैटर करती हैं। क्या? पहला, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, और तीसरा कंजम्पशन कितना हो रहा है। इसका मतलब ये, प्रोडक्शन का मतलब अर्थव्यवस्था के टर्म में अगर आप समझें तो एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे आपकी सैलरी आई, आपके फादर की मान लीजिए सैलरी आई 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से प्रोड्यूस हुआ। अभी उसके बाद क्या होगा? उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब 1 लाख में कहीं ना कहीं वो निवेश कर रहे होंगे। मान लीजिए आपके पिताजी 10,000 हर महीने LIC में निवेश कर देते हैं, 10,000 आपकी मम्मी को दे देते हैं, आपकी मम्मी उसको गोल्ड में निवेश कर देती हैं। ये सब क्या हो गया? आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एंड लास्ट में कंजम्पशन, कितना आपके घर के अंदर खर्च हुआ। सिमिलरली किसी जब हम बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कितना उत्पादन कर रही है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब कितना वितरण कर रही है, आम जनता को कितना बांट रही है उनमें से। जैसे मान लीजिए हमारे देश में 100 कुंटल गेहूं की पैदावार हुई। अब 100 कुंटल में से ऐसे लोग जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको गवर्नमेंट ने 40 कुंटल दे दिया। तो वो किस में आया? आपका वितरण में आया। और कितना उपभोग किया जा रहा है? 100 कुंटल में से मान लीजिए 40 कुंटल गरीबों को दे दिया गया, 50 कुंटल आम जनता ने यूज कर लिया, बचा कितना? 10 कुंटल अभी भी बचा ना। तो उस 10 कुंटल को गवर्नमेंट क्या करेगी? एक्सपोर्ट कर देगी, दूसरे किसी देशों को बेच देगी। तो ओवरऑल अर्थव्यवस्था किसके ऊपर चलती है? अर्थव्यवस्था इन तीन फैक्ट के ऊपर हमेशा बेसिस रहती है, उत्पादन, वितरण और उपभोग। अंग्रेजी में अगर बात करें तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। इतनी बात सभी को समझ आई? बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आपको बताई हुई है यहां पर, बहुत सिंपल सी बात बताई है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था हो,
उसको इन चार चीजों के जवाब सबसे पहले देने पड़ते हैं। अगर आप कोई भी अर्थव्यवस्था चला रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपको इन चार चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर इन चार चीजों के जवाब आपके पास हैं तो आपकी अर्थव्यवस्था बेहतर चलेगी, और अगर इनमें से एक भी जवाब गड़बड़ा गया तो आपकी इकोनॉमी पूरी की पूरी क्रैश कर सकती है। ये चार कौन से सवाल हैं जिनका जवाब हर देश की अर्थव्यवस्था को देना पड़ता है? पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस। हर एक देश को यह पता होना चाहिए कि आप क्या उत्पादन करोगे। एग्जाम्पल, भारत आज बोले कि हम सोने और हीरे का उत्पादन करेंगे, तो बोलने से तो हो नहीं जाएगा। उसके लिए सोने और हीरे की खदानें भारत में मौजूद होनी चाहिए, जो कि है ही नहीं। सोने की तो फिर भी आपको दक्षिण भारत में मालाबार रीजन में मिल जाएगी, हीरे की तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। तो सोने की खदानें कहां मिल रही हैं? साउथ अफ्रीका में, चाइना में। वो लोग इसका प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं। तो एटलीस्ट कंट्री को सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट टू प्रोड्यूस। आप उत्पादन किसका करोगे? आप सपने देखकर उत्पादन नहीं कर सकते। आज अगर भारत बोले कि होरोन ड्रोन्स हम बनाएंगे, तो होरोन ड्रोन कैसे बनाओगे भाई? दूसरा सवाल उसके सामने है, होरोन ड्रोन्स कैसे बनाओगे? वो तो इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, हम इजराइल से खरीद रहे हैं। बनाना है तो यह भी तो बताओ कि कैसे बनाओगे। हाउ टू प्रोड्यूस भैया, कैसे उत्पादन किया जाएगा उसका? उसकी टेक्नोलॉजी है भी कि नहीं है? तीसरा सवाल उठता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए वो प्रोडक्ट आप बना रहे हो? क्लियर हो रही है बात? होरोन ड्रोन्स अगर बना रहे हो, मैं कह रहा हूं आपको इसका भी, ऐसी टेक्नोलॉजी कल को भारत में आ गई, डीआरडीओ के पास आ गई कि हां वो होरोन ड्रोन्स जैसा इक्विपमेंट बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी तीसरा सवाल है, किसके लिए भाई? अपने लिए तो ठीक है, अपने लिए ठीक है, बट और किसके लिए? अगर आप उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दुनिया में कोई कंट्री आपका खरीदार होगा भी कि नहीं होगा? आप मार्केट में इजराइल के होरोन ड्रोन से कंपीट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? क्यों? क्योंकि चौथा सवाल अभी भी खड़ा है, एट व्हाट प्राइस टू सेल। पता लगा इजराइल एक ड्रोन $1 मिलियन का दे रहा है, कल को डीआरडीओ बनाने जा रहा है, उसकी कॉस्टिंग ही आ जा रही है $2.5 मिलियन। तो उसको $1 मिलियन जो कि ऑलरेडी बिक रहा है, उससे कैसे कंपीट कर पाओगे? आप वो रेट ही नहीं दे पाओगे तो आपका प्रोडक्ट बाजार में आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो कोई भी इकोनॉमी जिसमें कोई भी देश आगे बढ़ना चाहता है, हर एक अर्थव्यवस्था में जब आप नई चीज कोई लेकर आते हो तो आपको इन चार चीजों के जवाब पता होने चाहिए सबसे पहले। पहला, क्या उत्पादन करना चाहते हो? दूसरा, कैसे उसका उत्पादन करोगे, वो टेक्नोलॉजी है भी कि नहीं है? तीसरा, किसके लिए उत्पादन करोगे? और लास्ट में, उसका प्राइस क्या होगा, किन दामों में उसे बेचोगे? मैंने मान लिया आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जाफरानी खीर बनानी आती है। आपने सोचा कि मैं अपना एक स्टार्टअप डालता हूं जिसमें मैं वर्ल्ड की बेस्ट क्लास खीर बेचूंगा। ठीक है, आपने जाफरानी खीर बनाई, आपको बनानी आती है, आपको टेक्निक भी पता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे। इससे बेहतर खीर दुनिया में नहीं बनेगी, मैंने मान लिया। बेस्ट क्वालिटी का आप उसमें जाफरान यूज कर रहे हो, केसर यूज कर रहे हो। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए? आपको टारगेट ऑडियंस भी पता है। अब पता लगा सेल करने की बारी आई तो उस खीर की कॉस्ट हो गई 1,000 रुपए की एक कटोरी। क्या यह वाजिब होगा? आप अपने आप से पूछकर देखिए, क्या दुनिया में कोई ऐसा मार्केट है जो आपकी एक कटोरी खीर की कीमत 1,000 रुपए देगा? केवल एलीट क्लास ही दे पाएगा, जो मर्सिडीज से चल रहा है, या आप जिसको बिजनेस क्लास बोल सकते हो, केवल वही ले पाएगा। बाकी आपके कितने ऐसे कंज्यूमर्स होंगे? तो ओवरऑल इन चार चीजों के हमें जवाब पता होने चाहिए,
तब हम अर्थव्यवस्था में किसी चीज को एस्टैब्लिश कर पाते हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल, जैसे कि अगर गवर्नमेंट अधिक खर्च कर रही है डिफेंस पर, तो उसके पास शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कम धन बच सकता है। अगर हम इनका सही संतुलन नहीं कर पाए तो इस तरीके की स्थितियां पैदा होती हैं। और ऐसी स्थिति, सर क्लास प्रॉपर नहीं चल रही है, मेरी तरफ से तो ऑल ओके है भाई। मुझे लगता है जिनकी भी नहीं चल रही है क्लास प्रॉपर, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। बाकी स्टूडेंट्स के लिए ठीक है। ठीक है, अब देखिए इस तरीके की स्थिति पैदा हो सकती है। आपको जानकर अचंभा होगा, ऐसी स्थिति हमारे देश में है इस टाइम पर, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चिंता वाली बात है। हम चारों तरफ अपने एनिमी कंट्रीज से घिर चुके हैं। चाइना से हमारी पहले ही नहीं बनती थी, पाकिस्तान से तो माशाअल्लाह, श्रीलंका भी अब हमें आंख दिखा रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो चाइनीज डेब्ट के नीचे दबा हुआ है। बांग्लादेश जो कि हमारा ऋणी होता था, अब वो भी हमारी तरफ पीट करके खड़ा हो गया है। मालदीव्स भी हमें आंख दिखा चुका है। मतलब ये जो छोटे छोटे हैं, बिल्कुल बचकाने से हैं, नन्हे मुन्ने बालक थे कल, तो वो आज हमें आंख दिखा रहे हैं। ओवरऑल हम चारों तरफ एनिमी कंट्रीज से घिर चुके हैं। रिजल्टेंट, हमें अपने डिफेंस में ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब उसका इंपैक्ट कहां हुआ? उसका इंपैक्ट यह हुआ कि हम एजुकेशन में और हेल्थ में कम खर्च कर पा रहे हैं। जहां यूरोपियन कंट्रीज में आज की डेट में उनके जीडीपी का 10% खर्चा होता है हेल्थ में, 12% खर्चा होता है एजुकेशन में, वहां पे भारत सिर्फ 2% खर्च कर पा रहा है। हम इतना पीछे क्यों हैं? क्योंकि उनका वही बजट उनके वेलफेयर के काम आ रहा है, उनकी बेसिक नीड्स में लग रहा है, शिक्षा में और स्वास्थ्य में। लेकिन हम उलझे हुए हैं इस कंडीशन में। हमें वही पैसा अपनी रक्षा के लिए डालना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि स्थिति ऐसी है, कई बार ना चाहते हुए भी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। अर्थव्यवस्था को बेसिकली दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। कितने तरीके की मेजर अर्थव्यवस्थाएं होती हैं? दो तरीके की। एक जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब छोटा। और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? बड़ा या विशाल। तो छोटी अर्थव्यवस्था जिसको सूक्ष्म अर्थव्यवस्था या माइक्रो इकोनॉमी बोलते हैं, और बड़ी अर्थव्यवस्था जिसको मैक्रो इकोनॉमी या फिर समष्टि अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है सभी को? अब ये जो माइक्रो इकोनॉमी है, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? जैसे कि कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, इनको कंसीडर किया जाता है माइक्रो इकोनॉमी में। और मैक्रो इकोनॉमी में किसी देश की अर्थव्यवस्था को कंसीडर किया जाता है। किसकी? अगर कंट्री की इकोनॉमी की बात हो रही है तो आप समझ जाइएगा मैक्रो इकोनॉमी की बात हो रही है। अब दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं कंप्लीटली, दोनों का अपना नेचर अलग है। उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले माइक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था की, जहां पर क्या क्या आ जाता है? जहां पर आपके कंज्यूमर्स होते हैं, फर्म्स होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं और मार्केट्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर विप्रो हो गई, टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, इन सब की अपनी क्या है? माइक्रो इकोनॉमी है। जब छोटी अर्थव्यवस्था की बात होती है तो इनकी अप्रोच हमेशा बॉटम टू अप अप्रोच होती है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर होती है इनकी अप्रोच। रिलायंस अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है तो वो कहां से अप्रोच लेगा? वो सबसे पहले बॉटम टू टॉप देखेगा। बॉटम मतलब वो ये देखेगा कि जो डेली कंज्यूमर है, जो बेसिक कंज्यूमर है या जो गरीब कंज्यूमर है, वो उसे कितना यूज कर पाएगा। उसकी रीच से लेकर हायर रीच तक चीज होनी चाहिए। टाटा को आप देखिए, ठीक है? तो अल्टीमेटली ये मार्केट का एनालिसिस नीचे से ऊपर की ओर करते हैं। फोकस इनका क्या होता है? इंडिविजुअल बिहेवियर। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक इंडस्ट्री का अपना एक बिहेवियर है। जैसे कि रिलायंस का जब आप बिहेवियर देखेंगे तो आपको पता लगेगा
कि ये प्रॉफिट बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी इतने अनाथ बच्चों का खर्चा उठाते हैं, नहीं, दैट इज अनदर पार्ट। वो उनका एनजीओ है, वो चलाता है। मैं सिर्फ रिलायंस की बात कर रहा हूं। जब आप रिलायंस का बिहेवियर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रॉफिट गेन करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं अगर आप टाटा को देखेंगे तो टाटा का बिहेवियर आपको अलग दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो प्रॉफिट के साथ साथ लोगों के वेलफेयर और पॉकेट फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं। टाटा एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहती है जो कि सभी की पॉकेट में फिट बैठ जाए। एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स दुनिया के सामने 1 लाख रुपए की कार लॉन्च करी जिसका नाम था लकटकिया, प्यार से रखा गया था, वैसे इसको नैनो कार कहा गया। टाटा ने वो भी बनाने की कोशिश करी लेकिन लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। हालांकि टाटा को फुल ऑन फुल मार्क्स। आप देख लीजिए, नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक टाटा बना रहा है और उनके दामों को देख लीजिए। तो अल्टीमेटली आपको सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं उनका पैटर्न अलग दिखाई देगा, उनका व्यक्तिगत व्यवहार अलग दिखाई देगा। स्कोप स्मॉल स्केल एनालिसिस रहता है। मतलब अगर हम बड़ी अर्थव्यवस्था से कंपेयर करें तो इनका स्कोप जो है वो छोटा रहता है। ये अपने कंज्यूमर्स के बारे में प्रोडक्ट के बेसिस पर सोचते हैं। जैसे कि रिलायंस ने लॉन्च किया कैंपा नाम की एक कोल्ड ड्रिंक, तो रिलायंस केवल किस पर फोकस्ड है? उस पर्टिकुलर कैटेगरी पर जो उस प्रोडक्ट को यूज करेगी। जैसे कि कॉलेज गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स हो गए। भाई, स्पैम करने से कुछ नहीं होगा, प्लीज रुक जाओ, प्लीज स्पैम मत करो, ठीक है? चलिए मैं बता देता हूं, बार बार ये कुछ पूछ रहे हैं। सर कल कौन सी क्लास हुई थी? हमारी आज पहली क्लास लगी है इकोनॉमी की, सिलेक्शन बैच 5 की। बता दीजिए, कल की क्लास आप भूल जाइए, कोई क्लास नहीं हुई थी। कल की क्लास में मैंने ओवरव्यू दिया था, ये इकोनॉमी की पहली क्लास है, ठीक है? प्लीज अब ध्यान से सुनिए यहां पर, वरना गाड़ी छूट जाएगी, कुछ नहीं आएगा समझ। ओके, अब देखिए यहां पर क्या है, मैक्रो इकोनॉमी के कंपैरिजन में बहुत छोटे स्केल पर एनालिसिस होता है। जैसे कैंपा कोल्ड ड्रिंक रिलायंस ने लॉन्च करी, तो वो किसको टारगेट करेंगे? ज्यादातर कॉलेज गोइंग बच्चे जो होंगे वो कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं। उनको पता है कि जो 40 के ऊपर या 50 के ऊपर हो रहे हैं उनको टारगेट नहीं करना है, तो वो एडवर्टीजमेंट भी वैसे ही बनाएंगे जो कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए आकर्षक हो। अभी अगर रिलायंस मान लीजिए धूप बत्ती बनाने लगे या अगरबत्ती बनाने लगे, तो आप खुद बताइए उसका एडवर्टीजमेंट कैसा बनाएंगे? उसके एडवर्टीजमेंट में कोई रॉकिंग या जैज या हिप हॉप तो नहीं लगाएंगे ना। उसके में म्यूजिक कैसा लगेगा? एक बढ़िया सी बांसुरी बज रही है, प्यारा सा धुआं उठ रहा है, कोई फ्रेग्रेंस सूंघ के बोल रहा है वाह सुगंधम धूप बत्ती। क्योंकि उन्हें पता है टारगेट ऑडियंस क्या है। लेकिन जो बड़ी अर्थव्यवस्था होती है, जो मैक्रो इकोनॉमी होती है, वहां पर पूरे देश की बात हो रही होती है। वहां पर गवर्नमेंट जब एनालिसिस करती है तो वो स्मॉल स्केल पर नहीं होता है। गवर्नमेंट किसी भी कैटेगरी को नहीं छोड़ती है, क्योंकि देश के अंदर सब आ जाते हैं। इस वजह से मैक्रो इकोनॉमी के कंपैरिजन में यहां पर स्मॉल स्केल में एनालिसिस होता है। कंसर्न क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहां पर सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? कीमत। अगर आपके प्रोडक्ट की कीमत सही है तो वो बाजार में हिट रहेगा, और अगर कीमत किसी भी तरीके से सटीक नहीं बैठ रही है तो आपका प्रोडक्ट, अच्छा खासा प्रोडक्ट भी फेल हो सकता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको दूं, टाटा नैनो जब टाटा ने लॉन्च करी तो उससे पहले टाटा ने कहा था कि हम 1 लाख रुपए की कार लॉन्च करेंगे। बट एक गलती हो गई। टाटा ने कमिट तो कर दिया था, कोशिश भी पूरी करी। हमारी भारत में उससे पहले सबसे सस्ती अगर कोई कार थी तो वो एल्टो थी, मारुति एल्टो, 2.5 लाख रुपए की। वो भी ऑन रोड पढ़ते पढ़ते 3 लाख की हो जाती थी, 2.25 लाख की हो जाती थी। वहीं टाटा ने जब नैनो लॉन्च करी तो वो 1,30,000 की थी। ये बिल्कुल सच्चाई है।
भले ही 1 लाख कहे हो टाटा ने, लेकिन 1 लाख की उसकी वैल्यूएशन पर नहीं उसे ला पाए थे। कम करते करते भी वो 1,30,000 उसकी कॉस्टिंग आई और लोग वहीं से भड़क गए। हालांकि आज जब लोग सोचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि लोगों ने किस कोहिनूर को ठुकरा दिया था। भारत में एक ऐसा आदमी था, श्री नवल टाटा, रतन नवल टाटा ही एक ऐसा सपना पूरा कर सकते थे, जिन्होंने 1,30,000 रुपए में 4 पहिया लोगों के सामने खड़ी कर दी थी। बिल्ट क्वालिटी इतनी तगड़ी, आज तक कोई कंपनी 4 आप मतलब 1,30,000, मैं कह रहा हूं अब 3 लाख रुपए के अंदर भी कोई गाड़ी नहीं है भारत में। सारी मेहनत पे हम लोगों ने पानी फेर दिया, मतलब कस्टमर्स ने पानी फेर दिया। किस वजह से? कीमत की वजह से। कभी कभी यहां पर जो प्राइस है ना, वो सारी काया पलट देता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था है या अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में जब आप एंटर करते हो तो इसका कस्टमर हमेशा कीमतों पर ध्यान देता है। आप सब्जी मंडी जाइए, सब्जी मंडी में आपका नेचर क्या रहता है? मैं कहता हूं आप बड़े से बड़े धन्ना सेठ हो, ज्यादातर को देख लेना। सब्जी मंडी गए, हाँ भाई आलू कितने की है? सामने वाले ने कहा 10 रुपए किलो। आप जैसे ही लेने के लिए आगे बढ़े, पीछे से एक आवाज आई, 6 रुपए किलो, 6 रुपए किलो, 6 रुपए किलो। आप तुरंत उधर मुड़ के चले गए। किस वजह से मुड़ गए आप उसकी तरफ? उसका चेहरा आपको पसंद आया, उसकी आवाज पसंद आई? नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस। ये प्राइस ही है जो कि एक सबसे बड़ा कंसर्न और सबसे बड़ा फैक्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ व्हीट, गेहूं के दाम हो गए, या फिर मोबाइल फोन्स के दाम हो गए, या फिर प्रोडक्शन डिसीजन ऑफ अ कंपनी हो गई। ये सब कुछ कीमतों से ही जुड़ा हुआ है। मोबाइल फोन के दाम बढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे कंज्यूमर्स दूसरी कंपनी की तरफ जाने लगते हैं। सिमिलरली गेहूं के दाम अगर बढ़ जाएंगे तो लोग चावल की ओर शिफ्ट हो जाएंगे ज्यादा। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा था ना कि हमारे देश में टमाटर 200 रुपए किलो भी बिक गया था। आज से करीब 1.5-2 साल हो रहे हैं, 200 रुपए किलो तक पहुंच गया था। तो लोगों ने टमाटर खाना ही बंद कर दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जहां पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात होती है, बड़ी अर्थव्यवस्था में इसको कंसीडर किया जाता है। इसके की फीचर्स क्या है? यहां पर अप्रोच बॉटम टू डाउन होती है। सरकार की तरफ से ऊपर से नीतियां बनती हैं और नीचे जनता तक वो अप्लाई होती ही आती हैं। फोकस यहां पर ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर होता है। मेरी आवाज तो क्लियर है भाई? ओके। यहां पर ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर फोकस है, जबकि अभी आप सूक्ष्म इकोनॉमी में आप क्या देख रहे थे कि वहां पर कोई भी कंपनी है तो वो अपने प्रोडक्ट के बेसिस पर केवल कस्टमर को देख रही है, क्योंकि उसे प्रॉफिट गेन करना है। यहां पर गवर्नमेंट का मेन मकसद प्रॉफिट गेन करना नहीं है। यहां पर बड़ी अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट क्या करेगी? ओवरऑल अर्थव्यवस्था देखेगी। गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं देख सकती ना कि भाई केवल यूथ के लिए सोचो, बुजुर्ग लोगों को छोड़ दो, बच्चों को भी छोड़ दो, महिलाओं को छोड़ दो। ऐसा तो नहीं कर सकती ना गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को तो कोई भी पॉलिसी लानी होगी, देश के हर एक व्यक्ति को सोचकर लानी होगी। स्कोप, लार्ज स्केल एनालिसिस। यहां पर स्मॉल स्केल एनालिसिस से काम नहीं चलेगा। एग्जाम्पल, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट। गवर्नमेंट को हर साल जीडीपी ग्रोथ रेट आंकनी होती है, जिससे हमें यह पता लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है। इन्फ्लेशन रेट क्या है, जिससे हमें पता लगता है कि बाजार में किन चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, किन के घट रहे हैं, जिससे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी आगे तय होती है। तो ओवरऑल यहां पर जब आप एनालिसिस देखेंगे तो ये लार्ज स्केल का रहता है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा छोटी और बड़ी अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। वैसे ये बार बार मुझे अर्थव्यवस्था इसको कर लीजिए, ठीक है? अर्थव्यवस्था, ठीक है भाई। नाउ
एक वर्ड यूज किया जाता है अर्थव्यवस्था में जिसको बोलते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। यहां पर स्लिप ओवर नहीं है, स्पिल ओवर। ठीक है, अब ये स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स यह अध्ययन करता है कि अर्थव्यवस्था में होने वाली घटनाएं अन्य अर्थव्यवस्थाओं को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। मतलब कहने का यह कि किसी एक इकोनॉमी में अगर कोई इंपैक्ट पड़ा है तो उसका असर दूसरी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिल ओवर इफेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल, 1929 में जब अमेरिका में महामंदी आई तो वो उसका असर विश्व भर में देखने को मिला। सिंपली बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने आ चुके हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में आई थी। अमेरिका में जितना भी सॉफ्टवेयर सेक्टर था, शेयर मार्केट था, वो क्रैश कर गया था। रिजल्टेंट भारत में भी कई सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज बंद हो गई, क्योंकि भारत में जो सॉफ्टवेयर कंपनीज थी वो अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए काम करती थी, उनको प्रोडक्ट बनाकर बेचती थी। जब वही कंपनीज ही बंद हो गई तो यहां की भी कंपनी खत्म हो गई। जैसे कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी सत्यम, सॉफ्टवेयर कंपनी थी, वो भारत में खत्म हो गई 2008 में। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? स्पिल ओवर। सिमिलरली कोविड का टाइम, कोविड में आपने देखा दुनिया भर के देशों में अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन देखने को मिला। उठा कहां से? चाइना से। दुनिया भर के देशों में कहीं ना कहीं इंपैक्ट हुआ। कैजुअलिटीज तो छोड़ दीजिए, हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, आर्थिक मंदी की बात कर रहे हैं। हर एक देश में आपको इकोनॉमिक स्लो डाउन मिला। हमारे देश में भी इकोनॉमिक स्लो डाउन 1.5 से 2 साल तक रहा। नाउ बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट की, ऐसे अर्थशास्त्रियों की जिन्होंने अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी चीजें दी हुई हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था का जनक किसको कहा जाता है तो हमेशा नाम ध्यान रखिएगा, एक एडम स्मिथ। ये वो व्यक्ति हैं जिनको अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। इन्होंने अर्थव्यवस्था को वो अस्त्र और शस्त्र दिए हुए हैं जिसके आधार पर आज भी इकोनॉमी टिकी हुई है। इनके बारे में समझ लेते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी हुई है जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू अ नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। 1776 में यह किताब इन्होंने लिख दी थी। अभी इनके द्वारा क्या क्या कंसेप्ट दिए गए हैं। एडम स्मिथ को जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, तो कुछ कारण होंगे ना। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया मार्केट इकोनॉमी का। एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि मार्केट इकोनॉमी क्या है, बाजार की अर्थव्यवस्था क्या है? जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो उससे पूरी अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता मिलती है। मतलब समझे? मैं समझाता हूं। अगर आप अपने स्वार्थ को पूरा बाजार में नहीं करेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी नहीं चल पाएगी। अगर आप अपने स्वार्थ को पूरा कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था चल जाएगी। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपका मन है आईफोन खरीदने का, पैसे नहीं है वो बात अलग है, लेकिन अगर पैसे आ गए और आपने आईफोन खरीदा तो बाजार में तरलता आई ना। आपके पास जो पैसा था वो किसी दूसरे के पास गया। आपने 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीदा, वो 1.5 लाख रुपए किसी दूसरे के पास गए। उस व्यक्ति से 4 जगहों में और गए। तो बाजार में आपने पैसा डाला ना, और जिस बाजार में पैसे की तरलता रहती है वो बाजार हमेशा क्या है? विकासशील होता है। अगर बाजार में पैसे की तरलता नहीं होगी तो चीजें महंगी होने लगेंगी और बाजार एक टाइम के बाद क्रैश कर जाएगा। तो हम लोग जो हैं, हम लोगों को अपने स्वार्थ पूरा करना जरूरी है एक अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अगर हम खर्चा करना ही बंद कर दें, सोच लो आप एक बार को कि हम में से सबका नेचर ऐसा हो जाए या 80% का नेचर ऐसा हो जाए कि अब हम केवल दाल रोटी खाएंगे। सबने कहा अब हम घर पे दाल रोटी खाएंगे, सब्जी बना के खाएंगे घर पे, बाहर से अब हम कुछ नहीं खाएंगे। आप ये बताओ, आपकी गली के बाहर जो एक पानी पूरी वाला बैठा हुआ है उसका तो गल्ला बंद हो गया ना, उसका दाना पानी बंद हो गया ना। जितने ये जोमेटो वाले हैं आधे से ज्यादा नौकरी से निकाल दिए जाएंगे।
क्योंकि सब ने बाहर से खाना ही बंद कर दिया। क्लियर हो रही है मेरी बात? आप समझ पा रहे हो? डोमिनोज और पिज्जा हट जैसे आउटलेट्स में ताला पड़ जाएगा, क्योंकि अब कोई वीकेंड में बाहर जा ही नहीं रहा, कोई पिज्जा ऑर्डर ही नहीं कर रहा है। मिंत्रा वगैरह में क्राइसिस आ जाएगी। सब कह रहे हैं अब तो हम धोती पहनेंगे गांधी जी की तरह, सूती कपड़े से ही काम चलाएंगे। अल्टीमेटली जब हम अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं तो बाजार में पैसे की तरलता आती है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है। लोग अगर खर्च करना ही जिस अर्थव्यवस्था में बंद कर देते हैं, उस अर्थव्यवस्था में मंदी आनी शुरू हो जाती है। मेरा आपको कहने का मतलब यह था। इतनी बात सभी को क्लियर है? ठीक है। तो मार्केट इकोनॉमी क्या है? बाजार की अर्थव्यवस्था हमेशा किससे चलती है? जब कंज्यूमर परस्यू करता है सेल्फ इंटरेस्ट को। आप चीजों को नहीं खरीदेंगे तो बाजार में मंदी आने लगेगी। तभी बोलते हैं कि पैसे आए तो खर्च भी करने चाहिए, सारा पैसा दबा के नहीं रखना है। एक वर्ड इन्होंने दिया है इंडिविजुअल हैंड, सॉरी इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ, जो दिख नहीं रहा है। इसको इनविजिबल हैंड क्यों बोला गया है? यह एक अदृश्य तंत्र है जिसमें बाजार की शक्तियां अपने आप आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डिमांड एंड सप्लाई। समझो, अगर मांग बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है। आप देखिए, अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस अपने आप बढ़ रहे हैं, और प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है फिर सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट में डिमांड है तो सप्लाई आपको देनी ही पड़ेगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल अभी बताऊं, हमारे देश में चल रहा है गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर, डिमांड बढ़ गई है तो कीमत अपने आप बढ़ गई है। अभी तक जो सिलेंडर 900 से 1000 रुपए का मिल रहा था, आज ब्लैक में 4000 रुपए भी अगर आप बोल रहे हो तो नहीं आ रहा आपके घर में देने, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है कि सप्लाई ही नहीं हो पा रही है और कीमतें आसमान छू रही हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इस तरीके के इंपैक्ट को क्या बोला जाता है? इनविजिबल हैंड, जहां पर एक फैक्टर का फर्क ऑटोमेटिकली अनदर पे पड़ता है, उसका फर्क ऑटोमेटिकली नेक्स्ट फैक्टर पे पड़ता है। तो हमेशा यह रूल आप ध्यान रखिएगा, जब भी बाजार में डिमांड किसी चीज की बढ़ेगी, ऊपर जाएगी, तो प्राइस भी उस चीज के ऊपर जाएंगे। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात? आईफोन के साथ यही है, सैमसंग के साथ तो ऐसा नहीं है। आईफोन के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। एक कॉलेज जाने वाला बालक जिसने जिंदगी में एक ढेला नहीं कमाया, उसको भी आईफोन चाहिए। वो भी आईफोन लेने के सपने देख रहा है। डिमांड है, प्राइस इसीलिए बढ़ जाते हैं हर साल। अभी मुझे याद है, शायद 3-4 साल पहले की बात होगी, आईफोन 1 लाख रुपए में मैक्सिमम आता था। आज 1.5 लाख में भी नहीं आ रहा है। आईफोन का जो सुपीरियर मेमोरी वाला मॉडल है 1.5 लाख से भी ऊपर, 1.25-2 लाख तक पहुंच चुका है। क्यों? लगातार डिमांड बढ़ने की वजह से लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं जिस दिन लॉन्च हो रहा होता है। मुझे तो समझ ही नहीं आता यह पागलपन क्या है, बट आप मार्केट की स्थिति को समझिए। When demand will raise, price will gradually up, और जिसकी वजह से सप्लाई भी फिर बढ़ेगी। डिमांड है तो सप्लाई आपको देनी पड़ेगी, सप्लाई नहीं दोगे तो आप ही को नुकसान है। जैसे मान लीजिए आपने ये पेन बनाया, ये पेन मार्केट में सबको अच्छा लगा, डिमांड बढ़ गई। अब आपने पेन लॉन्च किया था 100 रुपए का, आपने कहा डिमांड बढ़ गई है, लोग तो झक मार के आएंगे लेने। आपने तुरंत 100 रुपए का पेन 150 का कर दिया, 50 रुपए इसके ऊपर बढ़ा दिया। लेकिन साथ में अब सप्लाई भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप प्रॉफिट गेन कर पाओगे। पहले आप 100 पेन बना रहे थे, तो अब आपको डिमांड के हिसाब से सप्लाई बढ़ानी होगी। अब बाजार में 500 लोग इसको मांग रहे हैं, तो अब आपको सप्लाई भी 100 से 500 करनी होगी। एक वर्ड यूज किया जाता है लेसेस फेयर। अब ये लेसेस फेयर पॉलिसी क्या है?
सरकार को आर्थिक गतिविधियों में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसा कहा है किसने? ऐसा कहा है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ का कहना है कि आर्थिक गतिविधियां जितनी भी हैं देश की, उसमें गवर्नमेंट को मिनिमल इंटरप्शन करना चाहिए। गवर्नमेंट को ज्यादा अपनी पॉलिसीज नहीं लागू करनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। ये एक ब्रिटिशर थे। इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी कहा जाता है, मतलब बड़ी अर्थव्यवस्था का जनक इनको कहा जाता है। उसके काफी जाने माने ज्ञानी पुरुष थे। इन्होंने बड़ी अर्थव्यवस्था को लेकर काफी सारे तर्क दिए हुए हैं। इनकी एक किताब है, और स्पेशली 1929 में जो आर्थिक मंदी आई थी अमेरिका में, उस पर इन्होंने अपनी कई थ्योरी दी है। अब देखिए, जब वो आर्थिक मंदी आई थी तो उस टाइम पर क्या हुआ? बेरोजगारी तेजी से बढ़ी, लोगों की नौकरियां जाती हैं। कोई भी आर्थिक मंदी आएगी, ध्यान रखिएगा, लोगों की नौकरियां जाएंगी, लोग एक बड़े पैमाने पर बेरोजगार होने शुरू हो जाएंगे, उत्पादन में गिरावट आएगी। ठीक है, जिस चीजों का प्रोडक्शन हो रहा था वो बहुत कम हो जाएगा। तीसरा, शेयर मार्केट गिर जाएगा। और क्या होगा? वस्तुओं के दाम महंगे हो जाएंगे। जो सब्जी आपको 10 रुपए किलो मिल रही थी, हो सकता है 50 रुपए किलो हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, 100 रुपए किलो भी मिल सकती है। अब इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था में क्या बोला है? कीन्स ने साफ कहा है एडम स्मिथ के विपरीत। इनका कहना है कि अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है, जबकि एडम स्मिथ ने कहा है कि सरकार को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, जबकि कीन्स ने कहा है कि गवर्नमेंट को इंटरप्शन करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी तो इकोनॉमी स्थिर नहीं चल पाएगी। इनका कहना है कि गवर्नमेंट ही है जो कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बचा सकती है। एंड काफी हद तक इस स्टेटमेंट पे आज की डेट पर लोग ज्यादा रिलायबिलिटी रखते हैं। इस थ्योरी में लोग एडम स्मिथ के साथ नहीं जाते हैं। आज की डेट में ऐसे दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज के एग्जाम्पल है जहां पर इकोनॉमी में जब गिरावट देखने को मिली है तो गवर्नमेंट के इंटरप्शन से ही वो सुधर पाई है। नाउ, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो अर्थव्यवस्था बेसिकली 3 प्रकार की होती है। ठीक है, या आप यहां पर बोल सकते हो अर्थव्यवस्था का बाजार कितने प्रकार का है। अभी तक हम लोग मेजर इकोनॉमी की बात कर रहे थे, जहां पर मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी, बड़ी और छोटी अर्थव्यवस्था। अब हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मार्केट की बात कर रहे हैं। इसको समझिए, यहां पर इकोनॉमी मार्केट को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला, जिसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी, हिंदी में समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब मिली जुली। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर ज्यादातर मैक्सिमम चीजें जो है, या मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन जो है, या मैक्सिमम बाजार के जो व्यवसाय हैं, वो सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं। मेरी बात आप समझे? बाजार में मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन और प्रोडक्शन बाजार प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। इस तरीके के बाजार को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जबकि दूसरी तरफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, यह एक ऐसा बाजार या फिर ऐसी अर्थव्यवस्था का बाजार है जहां पर मैक्सिमम चीजें गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग होती हैं या फिर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज के अंडरटेकिंग होती हैं। यहां पर बहुत मिनिमल चीजें होती हैं जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होंगी। यहां पर सब पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, सब सरकार की ही होती है। जबकि तीसरी अर्थव्यवस्था है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर आपको मिला जुला संगम देखने को मिलता है। आपको कैपिटलिस्ट भी मिलेगा और सोशलिस्ट भी मिलेगा। अब इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स क्या हैं, इनको समझेंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आज की डेट में कहां पर चल रही है? अमेरिका में। आप यूएस के मार्केट में जाइए, हांगकांग में जाइए, सिंगापुर में जाइए, यहां पर आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मिलेगी। ज्यादातर चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है। आपने देखा होगा कई यूट्यूब वीडियोस में, अमेरिका में आपको पता है, अगर किसी को राइफल भी चाहिए ना, छोटी मोटी गन तो छोड़िए,
स्नाइपर राइफल भी अगर चाहिए तो दुकान में जाके सिंपली पैसे देकर खरीद सकता है, डॉलर देगा और खरीद लेगा। अमेरिका में लगभग हर एक घर के अंदर आपको ऐसे ऐसे आर्म्स मिल जाएंगे जो शायद हमारी फोर्सेस के पास भी ना मिले आपको। बड़ी बात बोल रहा हूं, बट ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अमेरिका में आपको घरों में ऐसे ऐसे आर्म्स मिल जाएंगे जो हमारी फोर्सेस के पास भी शायद ना मिले आपको, अगर हम स्पेशल फोर्सेस को छोड़ दें तो। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि वहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और प्राइवेट सेक्टर हमेशा सिर्फ एक चीज के बारे में सोचता है और वो है प्रॉफिट। वहां पे जो आर्म्स बनाने वाली कंपनीज हैं वो भी प्राइवेट हैं और वो कंपनी सिर्फ हथियार बेचने पर बिलीव करती हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट गेन करना है। जबकि दूसरी तरफ सोशलिस्ट इकोनॉमी के एग्जाम्पल हैं नॉर्थ कोरिया, क्यूबा और रशिया। इन देशों में ज्यादातर आपको प्रॉपर्टीज पब्लिक प्रॉपर्टी मिलेगी, ज्यादातर चीजें गवर्नमेंट के अंडरटेकन मिलेंगी। लोगों की निजी प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, लगभग ना के बराबर। इस बाजार में आपको कंपटीशन बहुत कम मिलेगा, लेकिन आपको स्थिरता ज्यादा देखने को मिलेगी। जबकि तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें आ जाता है भारत, फ्रांस, स्वीडन। यहां पर आपको प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों जैसे एग्जाम्पल मिलेंगे। एग्जाम्पल एक लें, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे देश में आप जा रहे हैं बैंक में खाता खुलाने, तो एक तरफ आपके पास एसबीआई ऑप्शन है, बैंक ऑफ बड़ौदा ऑप्शन है, पंजाब नेशनल बैंक ऑप्शन है, सारे नेशनलाइज बैंक हैं। जबकि दूसरी तरफ आपके पास एचडीएफसी बैंक ऑप्शन है, एक्सिस बैंक ऑप्शन है, आईसीआईसीआई ऑप्शन है। आप देख रहे हो, यह ब्यूटी है किसकी? मिक्स्ड इकोनॉमी की। एक ऐसा बाजार जहां पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। आप अगर एक सिम लेने जाते हो तो सिम में भी आपके पास एक तरफ आपको बीएसएनएल मिलेगा जो कि पब्लिक बेस्ड कंपनी है, जबकि दूसरी तरफ आपको जियो मिल जाएगा, वोडाफोन मिल जाएगा। अगर आप पेट्रोल लेने जा रहे हैं तो एक तरफ आपको प्राइवेट कंपनीज के पेट्रोल मिलेंगे, रिलायंस का पेट्रोल, एसआर का पेट्रोल मिलेगा, जबकि दूसरी तरफ आपको गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के पेट्रोल मिलेंगे जैसे कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम। बात मेरी आप समझ पा रहे हैं? तो ये एक बेसिक अंतर है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी में। अब इनके की फीचर को समझ लीजिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की पहले बात करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है या फिर एक ऐसा बाजार होता है जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टीज ही आपको मिलेंगी, ज्यादातर प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और जहां पर ध्यान रखिएगा प्राइवेटाइजेशन होता है वहां पर कंपटीशन भी ज्यादा होगा। क्या होगा? कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। कभी आप गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में जाइएगा, वहां पे आपको बिल्कुल तू तू मैं होती हुई नहीं दिखाई देगी। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में घुसिएगा, एक बी ग्रेड का ऑफिसर एक किनारे बैठा होगा आराम से, पता लगा घर पे बतिया रहा है, फोन पे बात कर रहा है, चैटिंग कर रहा है। बाहर चपरासी आराम से बैठा हुआ है, वो उसी में खुश है। साहब को जब कुछ चाहिए होगा घंटी बजा देंगे, पानी लेके पहुंच जाएंगे, बाकी आराम से बैठो, घरवाली से बात कर रहा है। दूसरे कैबिन में जाएंगे, एक दूसरा बैठा हुआ है, सब आराम से बैठे हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि पता है उतनी ही सैलरी आनी है। 1 तारीख को सुबह सैलरी क्रेडिट हो जाएगी, अगर छुट्टी भी हो रही तो कभी कभी 31 को भी सैलरी आ जाएगी। सबको एक दूसरे की सैलरी भी पता है। जो चपरासी है उसको पता है साहब अंदर बैठे हैं, उनकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, हमारी 30,000 रुपए महीना है, वो खुश है उसमें। जो उससे बड़ा अधिकारी है उसको पता है साहब की सैलरी 1,30,000 है, हमारी 1 लाख आती है, सब मजे में, शांति से। लेकिन एक आप प्राइवेट ऑफिस में एंटर करिए, जरा एक प्राइवेट ऑफिस में जाइए। मान लीजिए आप एक्सिस बैंक के अंदर चले गए, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ब्रांच में घुस के देखिएगा, एक आदमी कहां से आपके बराबर में आके खड़ा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। सीधे आपसे कहेगा सर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे?
आपने कहा नहीं मैं नहीं करता। सर एफडी करा लीजिए। अरे सर एक बार सुन तो लीजिए। सर हमारा लॉकर ले लीजिए। अच्छा सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। सर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, आप क्रेडिट कार्ड ले लो सर। सर मैं मानूंगा नहीं, क्रेडिट कार्ड दे ही के भेजूंगा आपको। कंपटीशन, जहां पर भी आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी मिलेगी, प्राइवेट मार्केट मिलेगा, वो अपने आप में एक मुक्त बाजार है। मुक्त बाजार है किससे? कंडीशंस से। यहां पर कंडीशंस बहुत रैपिडली चेंज होती है, क्योंकि इनका मेन मोटो क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए कुछ भी करेंगे भाई। आप आज कोई कार लेने जाइए, जितनी भी कार कंपनियां हैं सब प्राइवेट कंपनीज हैं। आप कार लेने जाइए, कोई 30 लाख की कार लेकर आ रहा है तो पता लगा किसी को उसी में डिस्काउंट मिल गया 90,000 का, 29,10,000 की उसको गाड़ी पड़ी। जैसा कस्टमर मिल रहा है वैसा बेचना है, लेकिन प्रॉफिट गेन करना है। किसी से कम कर लेंगे तो किसी से ज्यादा कर लेंगे भाई। क्लियर हो रही है बात? और यहां पर मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है। गवर्नमेंट बहुत कम हस्तक्षेप करती है, केवल पॉलिसीज बना देती है बस। सोशलिस्ट इकोनॉमी, जैसे कि रशिया है भैया, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन साहब है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में संसाधनों का राज्य स्वामित्व होता है, मतलब सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि कंपटीशन अपने आप खत्म हो जाता है। यहां पर आपको इस बाजार में कंपटीशन नहीं मिलेगा। धन का समान वितरण भी होता है यहां पर। क्यों? क्योंकि सब कुछ सरकार तय कर रही है। तो सरकार यह देखकर तय नहीं करती है कि वो कौन से धर्म से है। सरकार को यह सूट नहीं करता। किसी भी देश की गवर्नमेंट है, उसका मेन कर्तव्य क्या है? मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वेलफेयर ऑफ पीपल। लेकिन जो प्राइवेट ओन्ड कंपनी है, उनका मेन उद्देश्य है प्रॉफिट। कैसे भी आए, जेब काट लो, गला काट लो, प्रॉफिट चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट के अंडर में जहां पर भी है वहां ऐसा नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन लक्ष्य क्या है? धन का समान वितरण। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व नहीं होना। सब कुछ जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है सब गवर्नमेंट कर रही है यहां पर। और सामाजिक कल्याण पर ध्यान देना, सोशल वेलफेयर ऑफ पीपल। यहां पर लाइफ एकदम सिंपल है। आप वही अमेरिका में जाएंगे कैपिटलिस्ट मार्केट में, तो आप देखेंगे बाजार में एकदम चिक चिक लगा हुआ है। अमेरिकन मार्केट की एक और खास बात आपको बताऊं। आप गए, मान लीजिए, ठीक है, आपने कहा ये सेल दे दो मुझे, ये बैटरी दे दो। उसने कहा कितनी चाहिए? आपने कहा 2 चाहिए। उसने कहा ये लास्ट है 2 मेरे पास। अच्छा हुआ आप आ गए। लेकिन जैसे ही वो आपको देने वाला था, आप उसको डॉलर दे रहे थे, तुरंत रुक गया। एक सामने से बंदा आ गया, उसने कहा भैया 2 बैटरी देना। तो उसने कहा सर मेरे पास ये लास्ट 2 बैटरी हैं। अब आप एक काम करिए, दोनों में से बिडिंग कर लीजिए, जो ज्यादा बिड कर देगा उसको ये बैटरी दे दूंगा। इस मार्केट की ये पॉलिसी होती है। क्यों? मोटिव ही है प्रॉफिट। अमेरिकन मार्केट में ऐसा आपको बहुत देखने को मिलेगा। हांगकांग में, सिंगापुर में, अब पता लगा एक बोल रहा है $20, दूसरा बोल रहा है $25 दूंगा, तीसरा कह रहा है $28। उसने कहा, फिर पहले वाले ने कहा $30, तो उसने छोड़ दिया। उसने कहा ठीक है भाई तू ही ले ले। उसने कहा $30 में, जबकि नॉर्मली इसके प्राइस थे $2। बिका कितने का? $30 का। लेकिन इस मार्केट में ऐसा नहीं हो सकता। इस मार्केट में अगर यह होने लगा तो यह अपराध है। दिस इज इलीगल। जैसे कि हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारे देश में भी यह पॉलिसी है कि आप एमआरपी से ऊपर नहीं बेच सकते, बट इस मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। तभी तो बात है कि गवर्नमेंट बहुत न्यूनतम हस्तक्षेप यहां करती है। यहां पे कोई बंदा आ रहा है, शाम को घर पे आया, कोल्ड ड्रिंक फ्राइज खाए, बर्गर हॉट डॉग खाया, तुरंत निकल गया सट्ट से, दूसरे काम के लिए जा रहा हूं, वहां से भी कुछ डॉलर कमा लूंगा। जबकि यहां पे लाइफ बड़ी चिल है। अब रशिया जाएंगे, सब लगभग आपको गवर्नमेंट जॉब वाले मिलेंगे, किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में होंगे या फिर स्टेट ओन्ड कंपनी में होंगे, मतलब कोई ऐसी कंपनी जो कि गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। सबकी लाइफ एकदम चिल है। नॉर्थ कोरिया में जाएंगे, वहां पर भी कंपटीशन ना के बराबर है ही नहीं। किससे करोगे?
सबको वही सैलरी मिल रही है। रशिया में आदमी का लाइफस्टाइल यही है, सुबह उठेगा आराम से, एक्सरसाइज करेगा, ब्रेकफास्ट करेगा नहा धो के, ऑफिस निकल जाएगा, शाम को अपना टाइम से छूटा, घर आया, एक बढ़िया रेड वाइन निकाली, रशियन वोडका के साथ पी, डिनर किया, सो गए, फिर अगले दिन ऑफिस। बढ़िया, बिल्कुल सिंपल लाइफ। बट यहां ऐसा नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी, इसके की फैक्टर क्या है? निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों एक साथ काम करते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। सरकारी नियंत्रण और हस्तक्षेप होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं, वो अपनी मनमानी करने लगेंगी, तो इस वजह से गवर्नमेंट को यहां पर हस्तक्षेप करना पड़ता है, पॉलिसीज बनानी होती हैं। वेलफेयर प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं। सामाजिक नीतियों के साथ साथ बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी होती है, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज अपनी काम कर रही हैं और बाजार की अर्थव्यवस्था अलग चल रही है। एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे देश में आपको 2 रुपए किलो से लेकर 500 रुपए किलो तक का भी चावल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो 2 रुपए किलो चावल मिल रहा है वो गवर्नमेंट किसको दे रही है? जो गरीबी रेखा के नीचे है, उनको 2 रुपए किलो चावल मिलता है। लेकिन अगर आपको मोगरा बासमती राइस ही खाना है तो इंडिया गेट का लेने जाइए, 150 रुपए किलो वाला चावल आप लेके आ सकते हो। ऑप्शन आपके पास सारे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, लेकिन यहां पर आपको ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। यहां पर हो सकता है आपको 2-3 ही रेंज मिले, और वो भी ऐसी रेंज चावल की होंगी जो कि एक आम आदमी से लेकर खास आदमी तक कोई भी खा सके। ऐसी नहीं होंगी कि आम आदमी के बस के बाहर हो, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, रशिया हो गया। यहां पर ऐसा नहीं आपको मिलेगा। बट हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी है, आपको बेसिक से लेकर मोस्ट हायर रेट तक भी वैरायटीज मिल जाएंगी। इस मार्केट की खास बात ही यही है कि इसमें वैरायटी बहुत होती है, उत्पादन के साधनों का मिश्रित स्वामित्व तो होता है। आप कोई भी चीज लेने जाइए, वैरायटी सबसे बड़ी आपको मिक्स्ड इकोनॉमी में मिलेगी। इतनी बात सभी को क्लियर है? अभी मेरी बात सुनने से कई लोगों को लग रहा होगा सर फिर तो सोशलिस्ट इकोनॉमी सबसे बढ़िया है ना? कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर सोशलिस्ट इकोनॉमी तो बहुत बढ़िया है, हमारे देश में क्यों नहीं हो जाती? ये तो बहुत बढ़िया है, सब गवर्नमेंट जॉब में, सब सुबह जाते हैं ऑफिस, टाइम से चले आते हैं, इससे बढ़िया तो लाइफ ही नहीं हो सकती। तो एक इसका दूसरा पहलू है। क्या? इसका यह पहलू है कि यहां पर अर्थव्यवस्था में धीमापन बहुत रहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत धीमी रहती है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। हमेशा ध्यान रखिएगा, कंपटीशन जब होगा ही नहीं, जब मार्केट में प्रतिस्पर्धा है ही नहीं, तो आप ग्रोथ कैसे करोगे? ग्रोथ करने के लिए कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि आज आप रशिया को देखिए, दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स प्रोड्यूसर में से एक है। अमेरिका के बाद रशिया ही है जो कि सबसे ज्यादा आर्म्स प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन जब इकोनॉमी की बात आती है तो यूएस दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है, जबकि रशिया टॉप 10 में भी नहीं आता है। मेरी बात आपको समझ आई? मेरी बात आपको समझ आई कि क्या एक इसका ड्रॉबैक है सोशलिस्ट इकोनॉमी का? मैंने आपको रशिया का एग्जांपल इसीलिए दिया। लोगों की लाइफ बड़े ही चिल हो, दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स प्रोड्यूसर भी है, दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला भी देश है, लेकिन इकोनॉमी में टॉप 10 में भी नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बोलते हैं रिस्क है में इश्क है। रिस्क आपको ऊपर भी ले जाता है। इन अर्थव्यवस्थाओं में थोड़ा रिस्क है, इसमें तो बहुत ज्यादा रिस्क है, इसमें भी रिस्क है, लेकिन इस अर्थव्यवस्था में रिस्क नहीं है। रिस्क नहीं है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाती है। मयंक का कहना है सर ये सब याद करना पड़ेगा। नहीं, याद कहां करना पड़ेगा, धुरंधर 2 मूवी चल रही है भाई, 4 घंटे का शो है, देख के अभी निकल जाना है, 3:30 बजे शो छूट जाएगा, हाथ झाड़ के घर चले जाना है, फिर कल आके बैठ जाना है, शो चलेगा किसी और मूवी का। याद कहां करना है, पगला हो क्या एकदम?
एग्जाम देना है ना। अनदर फैक्ट देखिए, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो यहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में व्यापक असमानता देखने को मिलेगी। इस तरीके के बाजार में भाई जाहिर सी बात है, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा धन होता है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। यहां पर आपको बहुत बड़ी असमानता देखने को मिलेगी। यहां पर अमेरिका में आप जाएंगे, आपको सीधे एक एप्पल स्टोर दिखाई देगा, दुनिया का सबसे बड़ा एप्पल स्टोर। पता लगा उसके बाहर ही कुछ लोग बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं। ये तो एक जोक वाली मैंने बात कर दी, बट हां, ये एक ऐसा बाजार है जहां पर आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि ठीक से अपना पेट भी नहीं भर पा रहे हैं, और कुछ ऐसे मिलेंगे जिनके पास इतनी जगह है कि पता लगा एक एक साल तक वो अपनी जगह प्रॉपर्टी ही नहीं देख पाते हैं पूरी। धन कुछ लोगों के पास केंद्रित है, इसमें आर्थिक उन्नति की उच्च संभावना रहती है। खैर ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी वो लोग करते हैं, तो जिसकी वजह से देश ग्रो करता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में समान वितरण का लक्ष्य रहता है, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, तो सबको सैलरी तो मिलेगी बराबर से। राज्य वेतन और कीमतों को नियंत्रित करता है, वही जो अभी आपको बताया, सैलरी वगैरह, और मार्केट में किस चीज का प्राइस कितना होगा ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, आप अपनी तरफ से डिसाइड नहीं कर सकते। धन असमानता सीमित रहती है, यहां पर लोगों के पास, सबके पास लगभग धन समान रहता है। आप रशिया में जाएंगे, वो घर देखेंगे, वो घर भी एक जैसा दिखाई देगा, उसको देखा वो भी एक जैसा है, उसमें भी एक गाड़ी खड़ी है, उसमें भी एक गाड़ी खड़ी है, आपके घर पे भी एक गाड़ी खड़ी है। शाम को निकले कॉफी का कप लेके, नजर पड़ गई, वो ना आपसे जल रहा है ना आप उससे जल रहे हो, दोनों एक दूसरे को देख के कॉफी की चुस्की लगाए, हेलो हेलो, अंदर हो गए। एक दूसरे से कोई जलन नहीं, क्योंकि सब समान वितरण हो रहा है। यही नॉर्थ कोरिया में भी मिलेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी में आ जाइए, मध्यम आय असमानता देखने को मिलेगी। हमारे देश में भी आपको असमानता मिलेगी, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, लेकिन यहां के जैसी नहीं मिलेगी। यहां तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, कुछ लोग इतने ज्यादा अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा ही गरीब हैं। बट हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में इतने गरीब हैं कि खा सकते हैं, खा कमा सकते हैं, यहां तो खा कमा भी नहीं सकते। प्रगतिशील प्रणाली है, कल्याण और सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से पुनर्वितरण होता रहता है। मतलब गवर्नमेंट बार बार हस्तक्षेप करती है, गवर्नमेंट के कई सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसकी वजह से चीजें सेटल रहती हैं यहां पर। जैसे कि आपको पता ही है, महिलाओं के लिए अलग से गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, विधवा पेंशन योजना आती है, महिलाओं के लिए और भी कई योजना, जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना हो गई, कन्याधन योजना हो गई, ये सब चलता रहता है। बच्चों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो गवर्नमेंट यहां पर मेकअप करती रहती है चीजों को, जबकि यहां पर नहीं करती है। कंज्यूमर चॉइस की अगर हम बात करें तो वस्तुओं और सेवाओं की व्यापक विविधता है, उपभोक्ता मांग से संचालित है। डिमांड जैसी होगी वैसी ही कीमत तुरंत हो जाएगी। अगर आपने किसी चीज की डिमांड दिखा दी कि आपको ये चीज चाहिए, तो उधर से प्राइस भी बहुत हाई आएंगे। अगर आपको चाहिए तो पे कर दो, पे नहीं कर पाओगे तो रह जाओगे। यहां पर अगर बात करें तो केंद्रीय योजना के कारण सीमित विकल्प है। चावल लेने गए तो दो ही तरीके के चावल है, एक उठा लो भाई, कोई भी, ज्यादा उसमें भी अंतर नहीं मिलेगा। गाड़ी लेने गए तो गाड़ियों में भी ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। सिंपली लग्जरी वस्तुओं के बजाय मूलभूत आवश्यकताओं पर यहां पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम यह नहीं है कि वो आपको लग्जरी फील कराए। गवर्नमेंट का काम यह है कि आपके पास बेसिक नीड्स की सारी वस्तुएं हो, जैसे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, पीने का पानी आपको स्वच्छ मिले, आप बेरोजगार ना हो, आपके पास शिक्षा हो। यह आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं। गवर्नमेंट इसी पर ध्यान देती है। अगर आप इस बात को लेकर गवर्नमेंट को कोस रहे हैं कि मुझे फॉर्च्यूनर नहीं दे रहे, खुद चल रहे हैं फॉर्च्यूनर में, तो फिर आप गलत है, आपकी सोच में ही फिर दिक्कत है। गवर्नमेंट अगर आपको शिक्षा दे रही है, रोजगार दे रही है, स्वास्थ्य दे रही है, और अच्छा एनवायरनमेंट दे रही है, और फूड दे रही है, दैट मीन्स गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी कर चुकी। लेकिन हमारे देश में दो तीन ऐसी चीजें हैं जिसपे हम लैग कर रहे हैं, जैसे कि बेरोजगारी दर हमारे देश में लगातार बढ़ रही है, एनवायरनमेंट की स्थिति लगातार खराब होती चली जा रही है। ठीक है, यहां पर क्या है, वही मैंने आपको बताया, मिक्स्ड इकोनॉमी में वैरायटी बहुत बड़ी रहती है, वस्तुओं और सेवाओं की विविधता बहुत है,
उपभोक्ता पसंद और सार्वजनिक हित में संतुलन रहता है। वही जो अब मैंने आपको चावल का एग्जाम्पल दिया कि अगर आपकी पसंद है तो 500 रुपए किलो वाला भी चावल खरीद लो, लेकिन अगर आपकी जरूरत है सिर्फ, तो आप अगर गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो आपको 2 रुपए किलो भी चावल मिल जाएगा। और उसमें भी कुछ ऐसे क्लॉज हैं कि आपको महीने का फ्री राशन भी मिलेगा। ठीक है भाई। निखिल राजपूत का कहना है, सर एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए कौन सी तरीके की इकोनॉमी बेस्ट है? देखिए, डिपेंड करता है कि देश किस तरीके का है। ठीक है, अगर सीमित संसाधनों से चलने वाला देश है तो उसके लिए सोशलिस्ट इकोनॉमी से अच्छी कोई इकोनॉमी नहीं है। जैसे नॉर्थ कोरिया है, रशिया है, इस तरीके के कंट्रीज आप देखते हो बहुत ज्यादा शो ऑफ में कभी नहीं आपको दिखेंगे। दे आर ऑलवेज नोन फॉर वेलफेयर ऑफ देयर पीपल। किम जॉन उनको कोई कितना भी गाली दे ले, मैं उसको एक बहुत बेहतरीन लीडर समझता हूं, क्योंकि वो अपने लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉयल है। उससे ज्यादा लॉयल मैंने अपने लोगों के लिए किसी को नहीं देखा, या फिर सीधे व्लादिमीर पुतिन को देखा है। ये ऐसे लीडर हैं जिनको वाकई में फर्क पड़ता है कि उनके लोगों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले नॉर्थ कोरिया में फ्लड आया था और उसी टाइम पर एक डैम का एक गेट खुला रह गया था और उसमें 7 अधिकारी दोषी पाए गए। उस फ्लड में कई लोगों की मौत हुई। 7 अधिकारी जो दोषी पाए गए ना, 7 को उसने उल्टा टंगवा दिया, मतलब डेथ पेनल्टी दी है उसने। ऐसा दुनिया में कौन से देश का लीडर करता है बताइए? हमारे देश में तो सरकारी कर्मचारी हाथ जोड़ के चल देते हैं, आप उनका क्या ही कर लोगे। हमारे देश में तो एक सरकारी बस का ड्राइवर भी होता है ना, वो भी बीच रोड में सड़क पे बस धीमी कर देता है। उसकी मानसिकता क्या है? यही है मानसिकता कि छोटी गाड़ी है, बहुत ज्यादा लड़ जाएगी, क्या होगा, खुद ही संभालेगा, मेरा तो कुछ होना नहीं है, बस में कुछ आया मैं तो उतर के चल दूंगा। हम इस मानसिकता से चल रहे हैं। तो अगर सीमित संसाधन पे एक देश चल सकता है तो उसके लिए सोशलिस्ट इकोनॉमी बेहतर है। अर्थव्यवस्था कैसी होगी ये लोगों के नेचर पर डिपेंड करता है, व्यक्ति के व्यवहार पर। अब जैसे अमेरिका जैसे कंट्रीज हैं, यहां के लोगों को लग्जरी चाहिए, यहां के लोगों को रिसोर्सेस चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो फिर वहां पर ऐसा मार्केट भी है कि आप पे करिए फिर उसके लिए। ये एक ऐसा मार्केट है कि आपको मिलेगा सब कुछ, बशर्ते आपको पे करना होगा। आप पे करने की क्षमता रखते हैं, देन वेलकम टू दिस इकोनॉमी। तो इनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत हाई है। ठीक है, आज की डेट में अमेरिका $23 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जबकि सेकंड नंबर पे चाइना आता है जो कि केवल $16 ट्रिलियन की ही इकोनॉमी है। इतना बड़ा गैप है फर्स्ट और सेकंड के बीच में। क्यों? क्योंकि इनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत हाई है। जबकि जितने भी विकासशील देश हैं, जो कि अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, विकास कर रहे हैं, जैसे हमारा देश भारत, अभी हम इस स्टेज पर नहीं पहुंचे। अभी हम उस कंडीशन पर नहीं है कि हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट करें, मिनिमम इंपोर्ट करें। तो उन सभी देशों के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी बेहतर होती है। बाकी जो कंज्यूमर है उनके नेचर पर भी डिपेंड करता है कि अगर उन्हें वैरायटीज ज्यादा चाहिए तो उस देश में मिक्स्ड इकोनॉमी बेहतर रहती है। जैसे कि फ्रांस तो डेवलप्ड कंट्री है, बट वो फिर भी मिक्स्ड इकोनॉमी यूज करते हैं, क्योंकि वहां के लोगों का बिहेवियर ऐसा है, वो वैरायटीज पर बिलीव करते हैं। ठीक है, मनीष का कहना है, सर इंडिया में कौन सी इकोनॉमी अच्छी है? इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी ही भाई मेरे अच्छी है। आप अगर कैपिटल इकोनॉमी ले आए इंडिया में, आप खुद सोचो, अगर कैपिटल इकोनॉमी भारत में आ जाए तो गरीबों का क्या हाल होगा, सोचो क्या हाल हो जाएगा। गवर्नमेंट कहती है कि ये जो पेन है, इस पेन का दाम 10 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए कल से हमारे देश में कैपिटल इकोनॉमी आ जाए, दुकान में बैठा हुआ आदमी जो अभी ऐसे देता था पेन, बेटा 10 रुपए का है, वो तुरंत यूं हो जाएगा 500 रुपए ये रखा हुआ है, चाहिए तो 500 रुपए दो। आप बोलोगे एमआरपी, कहेगा एमआरपी कहां है, पढ़ लो कहां एमआरपी है।
वेलकम टू कैपिटल इकोनॉमी। एक गरीब का बच्चा पढ़ भी नहीं पाएगा। तो हमारे देश के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी बेहतर है, कैपिटलिस्ट नहीं। अब सोशलिस्ट क्यों नहीं हमारे देश में? क्योंकि हम इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं है। ज्यादातर चीजें तो हमें इंपोर्ट करनी होती हैं। तो जब हमें इंपोर्ट ही ज्यादातर चीजें करनी है तो गवर्नमेंट सारी चीजों को अंडरटेकन कैसे कर सकती है? खुद बताइए। एक बात बताइए, अगर सब कुछ सरकारी करना है हमारे देश में तो क्या हटाना पड़ेगा? सबसे पहले तो आईफोन हटाओ, उसके लिए एप्पल कंपनी को यहां से भगाना पड़ेगा। ठीक है, कोरियन टेक्नोलॉजी हटाओ, सैमसंग को भी हटाना है तो सैमसंग को भगाना पड़ेगा। भगाओगे कैसे? उनकी जगह अपना कोई फोन तो लेकर आओगे जो मेड इन इंडिया होगा, जो उसको कॉम्पीट कर सके। कहां से लाओगे? जब ले आओगे तो सोशलिस्ट इकोनॉमी बना लोगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी बनना आसान नहीं है। सोशलिस्ट इकोनॉमी बनने के लिए कैपेबिलिटी चाहिए कि आपके पास जो बेसिक नीड्स हैं वो आपके घर पे ही हो, आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़े। हमें फिर भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम तो तेल भी इंपोर्ट करते हैं रशिया को, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। रही बात नॉर्थ कोरिया की, वो इतना छोटा कंट्री है कि उसने अपने सीमित संसाधनों में ही गुजारा कर लिया है। उसको पता है कि इससे ज्यादा उसकी चाह ही नहीं है, इसीलिए वो उस केस में सोशलिस्ट इकोनॉमी चलाता है। लेकिन हम तो तब कर पाते सोशलिस्ट इकोनॉमी हमारे देश में जब हमारी पॉपुलेशन कम होती। हमारे देश में तो जनसंख्या विस्फोट हो गया है, खाने की दिक्कत पड़ रही है, नौकरी पाने की दिक्कत पड़ रही है, लेकिन बच्चे पैदा किए पड़े हम लोग। बच्चे पैदा करने में नंबर 1 है हमारे देश में। एक 20 साल के लड़के से पूछो नौकरी मिलके क्या करेगा, जैसे ही नौकरी लगेगी फिर क्या करेगा? कहेगा शादी करूंगा। शादी क्यों करेगा? दहेज लूंगा। अच्छा शादी हो गई, अब क्या करेगा? अब बच्चे पैदा करूंगा। अब बच्चे पैदा हो गए, अब क्या करेगा भाई? अब जिंदगी में कुछ बचा है? उसके बाद छत देखने लगेगा। उसके आगे तो सोचा ही नहीं यार। मैं बताता हूं, उसके आगे तू 20 साल टिफिन बांधेगा उसका, सुबह शाम उसको स्कूल छोड़ने जाएगा, लेने जाएगा। हमारे देश में यह विजन है, जबकि उनके पास जिंदगी का पर्सपेक्टिव है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी बनने के लिए हमें पहले तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा। फिलहाल आज की डेट में इस पॉपुलेशन कंडीशन बेसिस पे मिक्स्ड इकोनॉमी ही बेहतर है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक्टिव रहती है। और जो सोशल फैक्टर है हमारे देश में, गवर्नमेंट की वजह से जो गरीब वर्ग है वो बचा हुआ है। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करना छोड़ दे तो अमीर लोग गरीब को खा जाएं। ठीक है, अभी यह टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, इस टॉपिक को कल की क्लास में खत्म करेंगे। आज की बात यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूं इंटरेस्टिंग लग रही होगी इकोनॉमी आपको। देखो, इकोनॉमी हिस्ट्री की तरह फैक्ट या स्टोरी बेसिस नहीं है, पॉलिटी की तरह आर्टिकल बेसिस या फैक्ट बेसिस या केस के बेसिस पर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट था या यूनियन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट था, ऐसा नहीं है। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट लॉजिक्स एंड कंसेप्ट। यहां पर आपको कंसेप्ट और लॉजिक्स को समझना होगा और बेस्ट एग्जाम्पल्स होने चाहिए। इकोनॉमी आप सबसे बेहतर तब पढ़ पाएंगे जब आपके पास एग्जाम्पल सबसे बेहतर होंगे। ठीक है, आई होप मैं वो आपको देने में सक्सेसफुल रहा हूंगा। आगे भी क्लास में वैसा ही रहेगा, आपको इकोनॉमी से प्यार हो जाएगा, बिलीव मी। ठीक है सर, जितना पढ़ा है उसका टेस्ट कहां दें? टॉपिक से टेस्ट रैंकिंग पर दीजिए ना, आप टॉपिक वाइज भी दे सकते हैं ना। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक एक सब्जेक्ट होने दीजिए, उसके बाद टेस्ट देना शुरू करिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। सर, या कोई बुक आपका आता हो तो बता दो। मेरी स्टैटिक जीके की बुक आप स्टैटिक जीके के लिए मंगा सकते हैं। स्टैटिक जीके बाय वरुण अवस्थी डाल दीजिएगा, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे मिल जाएगी। बैक पे मेरी फोटो लगी हुई है, आगे बाय वरुण अवस्थी नीचे लिखा भी हुआ है। उसमें 81 से ज्यादा स्टैटिक जीके के टॉपिक टेबुलर फॉर्मेट में मैंने कवर किए हैं, टेबल के फॉर्मेट में। और उसमें एक क्यूआर कोड भी मैंने दिया है,
जब आप उसको स्कैन करेंगे तो 2100 से ज्यादा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में सॉल्यूशन के साथ। तो स्टैटिक जीके पूरी मैंने उसमें कंप्लीट करी है और रामबाण है। ठीक है, चलिए कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी, 2:30 बजे ही अब ये क्लास रहा करेगी। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।